सो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था कि फॉर्मल चार्ज कैसे कंप्लीट किया जाता, कैसे कैलकुलेट किया जाता है एटम पर। अब फॉर्मल चार्ज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है लेवाइस डॉट का लेवाइस स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के भी कुछ लिमिटेशंस है। हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल के हिसाब से नहीं बनते, सभी मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल की ना ही कंसेप्ट पर खड़े उतरते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो नेचर में रियली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल कैन नॉट एक्सप्लेन नाइदर देयर स्ट्रक्चर नाइदर देयर एग्जिस्टेंस। तो वो क्यों वो एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी लेवाइस डॉट उसको किस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तीन तरह की एनामोली है लिमिटेशंस में। पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तीसरी है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम जो है वहाँ कुछ ऐसी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम में जो सेंट्रल एटम है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट वहाँ पर इनकम्प्लीट रहता है। फॉर एग्जांपल BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, जो बोरॉन के हेलाइड्स हैं या बोरॉन के हाइड्राइड्स हैं, इनमें BH3 BCl3 बोरॉन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में ऑक्टेट रूल का वायलेशन है। तो आप देखिए यहाँ पर बोरॉन के पास सिर्फ आप BCl3 3 बोरॉन 3 क्लोरीन के साथ पेयरिंग करता है और उसके पास मात्र पेयरिंग करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इन स्पाइट हैविंग इट 6 इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ 8। यहाँ पर बेरिलियम का आप देखेंगे, यहाँ पर इसके पास सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर शेयरिंग, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है इंस्टीड ऑफ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लिथियम क्लोराइड में क्लोरीन के पास तो 8 ही हो गए, लेकिन लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये यहाँ पर इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका वायलेशन है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ये आपका लेवाइस डॉट या ऑक्टेट रूल का वायलेशन है। तो इनकी स्ट्रक्चर को आप लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें जनरली क्या होता है, जब एटम पेयरिंग करते हैं, एटम बॉन्डिंग बनाते हैं, तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है कि उनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन कपल्ड हो, और स्पिन कपल्ड होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की नंबर है वो होना चाहिए इवन। टोटल मॉलिक्यूल में एक एटम में अगर 7 है और दूसरे में 7 है तो वो हो जाएंगे 14, तो 7 पेयर बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन। एक में 6 है और दूसरे में 4 है तो हो जाएंगे 10। तो इसी तरह से बॉन्डिंग होती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनमें पेयरिंग या बॉन्डिंग बनने के बाद भी टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑड ही रहते हैं, और इस तरह से कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ जाता है। तो वो दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑड इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन ही आपको मिलेंगे NO में, फिर भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी आप ये जो NO2 है 8 और 8 16, और आपके ऑक्सीजन के 23 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इनका ऑक्टेट रूल का टोटल वायोलेशन है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं, नाइट्रोजन के पास 7 ही है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन का कंप्लीट है, लेकिन इस नाइट्रोजन का नहीं है। तो इस तरीके से ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेवाइस डॉट की स्ट्रक्चर की मदद से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगला आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में क्या होता है, यहाँ पर हर मॉलिक्यूल में के जो सेंट्रल एटम है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए यहाँ पर d ऑर्बिटल का भी यूज़ किया जाता है। जनरली इन सब मॉलिक्यूल जो अपन ने देखे थे पहले वाले, उनमें s और p ऑर्बिटल यूज़ किए जाएंगे वैलेंस शेल के, लेकिन इन मॉलिक्यूल में जिनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम के पास, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उसी शेल के जिनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है थर्ड पीरियड से। जैसे ऑक्सीजन के पास सल्फर, ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं है, सल्फर में। फ्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन में। तो वो d ऑर्बिटल यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 में फॉस्फोरस के जो पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन है, पाँचों के पाँचों क्लोरीन के साथ पेयरिंग करते हैं, इसलिए फॉस्फोरस के पास अब हो जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि 8 से ज़्यादा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर के हेक्साफ्लोराइड में सल्फर के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करते हैं, और इस तरह से सल्फर के पास आते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। H2SO4 में सल्फर की बात कर लें तो H2SO4 में सल्फर के आप देख सकते हैं 4 4 8 और 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सल्फर के पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और विच आर केप्ट इन इट्स d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर भी इसका मतलब ये है कि इसने अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर लिया, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसने रखे, इसलिए इसने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया। दैट्स वाई ये भी कैन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते विद द हेल्प ऑफ लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन लिमिटेशंस के अलावा भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं लेवाइस डॉट थ्योरी के, वो क्या है जरा सुन लीजिए। इट इज़ क्लियर दैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। ये ऑक्टेट रूल अपन ने बोला ही है कि ऑक्टेट रूल मतलब हर कोई एटम क्यों मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, वो इसलिए बनाता है क्योंकि इट वांट्स टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैसेज, और ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है इनर्ट गैसेज जैसा। लेकिन इसके ये हर एक एटम पीरियोडिक टेबल का बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सके लाइक इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। लेकिन फिर भी उस हर कोई एटम इनके जैसा बनना चाहता है, उसके बाद भी इनर्ट गैसेस खुद आपस में खुद रिएक्शन करती है, खुद कंपाउंड बनाती है। तो केमिकल जो इन गैसेस जिनको इनर्ट बोला जाता है वो भी कभी ना कभी रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाती है। तो वो ऐसा क्यों करती है उसको ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनको आपने आइडियल माना है वही रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात गले नहीं उतरती। और ये जो लेवाइस थ्योरी है ये मॉलिक्यूल के शेप को भी नहीं बताती कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, या ट्राइगोनल होगा, पिरामिडल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, कैसा होगा। मॉलिक्यूल के शेप के बारे में भी कोई बात नहीं करती। इसके बाद ही मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी और उसकी एनर्जी के बारे में भी कोई बात नहीं करती। तो ये लिमिटेशंस थे किसके, लेवाइस डॉट थ्योरी के। अब अगला अपना टॉपिक अपन देखते हैं आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आइए समझते हैं आयोनिक बॉन्ड्स को। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और जिस तरह से मैं अपन पहले देख चुके हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस बिटवीन ए कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा उसके लिए ज़रूरी है कैटायन और एनायन का बनना। कैटायन सपोज कीजिए सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर की बात करें, ये सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है। इसमें आप जो डार्क सर्कल, जो बड़े बड़े सर्कल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोराइड को, जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को। बिकॉज सोडियम की साइड छोटी और क्लोराइड की साइड बड़ी है, इसलिए बड़े उससे अपन ने क्लोराइड को दिखाया और सोडियम आयन को दिखाया छोटे डॉट्स। अब ये स्ट्रक्चर काफ़ी हॉच-पॉच है, आप इसको बुक में देख लें, जो कि बोर्ड पे है। पूरा का पूरा रॉक सॉल्ट अपन जो बोलते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। सोडियम क्लोराइड बेसिकली सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलता है, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। और इस क्रिस्टल का एंटायर डायरेक्शन में, चारों ऑल दी 6 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। स्ट्रक्चर आगे भी इसी साइड बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, ऊपर बढ़ा दो, नीचे, सब दूर इसका रेप्लिका होता है। तो हर एक सोडियम के पास एक हिस्से में एक क्लोराइड आयन होती है। दैट्स व्हाई फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड बिकम्स NaCl। तो सोडियम सपोज कीजिए सोडियम को हम गैसेस स्टेट में ले आए, और सोडियम को गैसेस स्टेट में लाने के बाद से जो इलेक्ट्रॉन उसको हम निकालते हैं, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एंथैल्पी चेंज होगा, दैट एंथैल्पी चेंज विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और क्लोराइड गैसेस स्टेट में जब उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एनायन बनाता है, दैट एंथैल्पी चेंज विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब ये दोनों आयन फॉर्मेशन हो जाता है तो गैसेस स्टेट में सोडियम क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन गैसेस स्टेट में मिलके सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनाती है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड। तब हम बोलते हैं NaCl बना है। लेकिन ये NaCl ऐसा नेचर में अलग नहीं मिलता, ये मिलता है क्रिस्टल के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारे NaCl आपस में एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल शेप एक्वायर करते हैं, जहाँ पर ये जो शेप है ये क्यूबिकल शेप एक्वायर करता है। तो इस शेप में खास बात ये है कि जब बेसिकली सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के हम इस तरह से दिखाते हैं बिकॉज दे आर आयोनाइज्ड इवन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी उनके ऊपर वही चार्ज रहता है, लेकिन वो मोबाइल नहीं रह सकते। बस सॉलिड स्टेट में भी सोडियम क्लोराइड पे उतना ही पॉजिटिव है जितना पानी में जाने के बाद रहता है। बस इनको जो होल्ड करके रखता है, वो होल्ड करके रखता है देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। तो ये सोडियम क्लोराइड फर्दर दूसरी क्लोराइड आयन को भी खींचता है और उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। तो ठीक वैसे ही जहाँ पर ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन 2 क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में है, यहाँ पर ये तीसरी क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में, यहाँ पर ये चौथी। तो ये जो सोडियम आयन है इन सभी पर कंट्रोल रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक सोडियम के हिस्से में 4 क्लोराइड आयन आती है। ये अपने को ऐसा लगता है क्योंकि ऊपर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है। तो अपन जब ओवरऑल रेशो देखेंगे तो हर सोडियम के हिस्से में 1 क्लोराइड आयन। तो जब ये बनते हैं, ये बॉन्ड तो बन गया। सपोज करें आप इस NaCl मॉलिक्यूल की बात करें तो ये तो हो गया, लेकिन ये NaCl जब दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो सराउंडिंग सभी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और ये पास में आएंगे। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कोई चीज़ पास में आती है तो मैंने आपको बोला था वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होती है इनकेस मतलब क्योंकि अगर आपको इनको दूर हटाना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। तो दैट एंथैल्पी दिस इज कॉल्ड लेटाइस। लेटाइस मतलब पिंजड़ा, खाका उसका, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेटाइस
इज कॉल्ड लेटाइस एंथैल्पी और लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी मतलब अगर उल्टा अगर इसको बोले अपन तो कि आप उतनी एनर्जी ठीक ठीक इसको दे दें कि हर एक मॉलिक्यूल, हर एक आयन कंस्टिट्यूएंट आइटम इसके अलग अलग हो जाएं, तो दैट एंथैल्पी विल बी कॉल्ड एज लेटाइस एंथैल्पी। मतलब आप इसको तोड़ दें और हर सोडियम गैसियस फॉर्म में आ जाए, आयनिक फॉर्म में, और हर क्लोराइड Cl नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, तो जितनी एनर्जी तब जो रिक्वायर्ड होगी, दिस एंथैल्पी विल बी कॉल्ड लेटाइस एंथैल्पी। तो आयनिक कंपाउंड में बेसिकली जो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है वो करती है उनकी लेटाइस एंथैल्पी। तो क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड by its enthalpy of lattice formation and not simply by achieving octet of electrons surrounding the ionic species in gas state। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गैस स्टेट में कोई कंपाउंड ने अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, जैसे यहाँ पर NaCl ने सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इसलिए वो स्टेबल हो गया, वहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ ये कंपाउंड कहीं स्टेबल है। तो लेटाइस एंथैल्पी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। लेटाइस एंथैल्पी की डेफिनेशन में बोला, मैं आपको बता चुका हूँ, लेटाइस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू ए गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन। मतलब आप 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोराइड जब आप इससे सेपरेट कर लेंगे, तब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी आपको खर्च हो रही है उसमें 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन निकालने में, तब उस एनर्जी के अमाउंट को अपन बोलेंगे लेटाइस एंथैल्पी। यूनिट इसकी आपको मालूम है जूल पर मोल होगी। आगे आते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में आती है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ ये होती है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर Cl की अगर बात करें तो मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो इनके बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम इसलिए बोला है कभी मॉलिक्यूल आपस में पास पास आते रहते हैं, तो जब ये फिक्स हो जाते हैं एक जगह पर, तब जो डिस्टेंस होगी वो होगी उसकी बॉन्ड लेंथ। तो 2 न्यूक्लियस के बीच की जो एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी उसकी बॉन्ड लेंथ। बेसिकली बॉन्ड लेंथ हम मेजर करते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। हम मॉलिक्यूल का फोटो खींचते हैं, जहाँ अपने को डॉट दिखते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस आर इम्परमिएबल टू एक्सरे। एक्सरे न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो जहाँ पर सफ़ेद डॉट दिखते हैं वो न्यूक्लियस के होते हैं। फिर हम 2 डॉट्स के बीच की डिस्टेंस को देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या है उसकी बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड पैरामीटर में पहला बॉन्ड लेंथ मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई इन एन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, जैसे एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई कैसे देखते हैं, कोई भी एटम अगर मान लो जैसे कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में सेपरेट स्टेट में नहीं है, तो आपने वो एटॉमिक रेडाई कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके कुछ तरीके हैं। जैसे उसके लिए आपको कुछ टर्म याद रखनी पड़ेगी, जैसे कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस क्या होती है। पहले तो आप इसको देखिए, सपोज कीजिए कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें छोटा वाला मॉलिक्यूल एटम जो दिख रहा है वो ए है, और जो बड़ा वाला जो एटम जो है वो बी है। क्योंकि दोनों बॉन्ड आपस में बनते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, विच इज़ इक्वल टू इट्स बॉन्ड लेंथ। तो कैपिटल आर में जब आप रेडियस ऑफ एटम ए देखेंगे तो ये आर ए है, और जो दूसरी रेडियस है बड़े एटम की, बी एटम की, वो है आर बी। तो बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 कोवेलेंट एटम आर ए प्लस आर बी। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड में बेसिकली मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं। ऐसा नहीं कि बॉन्ड में सिर्फ मॉलिक्यूल पास पास, एटम सिर्फ पास पास में आ गए, उन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है और दूसरा ये एटम है, तो इन एटम के ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं, तो कुछ एरिया इनमें डेड होता है लाइक दिस, इस तरीके से। सपोज कीजिए ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो ये दोनों एटम आपस में फ्यूज़ होते हैं, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है। तो अब इस केस में जब आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये आप इसकी बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, पर आप ये नहीं बोल सकते कि इस एटम की रेडियस इसकी बॉन्ड लेंथ की आधी है। चूँकि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको और फर्दर ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं ये जो शेडेड एरिया ये ओवरलैप हो चुका है, और आप जो रेडियस नापेंगे बेसिकली बॉन्ड लेंथ का जब आधा करेंगे तो आपको यहाँ तक मिलेगी, ये डिस्टेंस मिलेगी, जबकि रेडियस होगी इतनी बड़ी। तो आप जो रेडियस इस बॉन्ड लेंथ से आधी निकालेंगे वो बेसिकली कम आएगी एक्चुअल रेडियस से। तो जो कम रेडियस आ रही है, जो मॉलिक्यूल में आप जो रेडियस निकाल रहे हैं, विच इज जस्ट हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, दैट रेडियस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, जो बॉन्ड लेंथ की ठीक आती है, विच इज ये होगी आर सी, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक।
लेकिन जो एक्चुअल रेडियस है उसको हम बोलेंगे वान डेर वाल रेडियस, RV, वान डेर वाल रेडियस। अब वान डेर वाल रेडियस कैसे निकाले मॉलिक्यूल केस में, तो इसी के ठीक बाजू में पड़ा हुआ जो एटम है, जो बाजू में जो एटम ठीक टिक के रखा है, सट के रखा है, उसकी जो लेंथ है, आप उसकी जो लेंथ निकाल लेंगे और उसका आप ठीक आधा कर देंगे। तो आप जब आधा करेंगे तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो इसकी ठीक एग्जैक्ट रेडियस के बराबर मिलेगी, और वो रेडियस हम बोलेंगे वान डेर वाल रेडियस। जब शेप सिमिलर ना हो तब हम, और जब मॉलिक्यूल की शेप सिमिलर ना हो, मतलब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसी बॉन्ड में, दोनों के दोनों एटम किसी मॉलिक्यूल में अलग अलग साइज के हों, तब अपने पास फिर कोई रास्ता नहीं रह जाता। उस टाइम फिर आपने को जो रेडियस मिलती है उसी रेडियस का डिफरेंट जैसे इंडिविजुअल एटम की रेडियस का सम ही अपन बोल देते हैं कि वो बॉन्ड लेंथ है। पर ये तभी है जब आपको उनके इंडिविजुअल एटम की वान डेर वाल रेडियस पता हो, वान डेर वाल रेडियस पता हो तब। जैसे हमने इस RA की इस तरीके से वान डेर वाल रेडियस निकाल ली, B की इस तरीके से वान डेर वाल रेडियस निकाल ली, और जब ये सपोज किया कि जब ये बॉन्ड बनेंगे तब इसकी बॉन्ड लेंथ RA + RB के बराबर होगी। सो नेक्स्ट पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। तो बेसिकली किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल होता है द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिस ऑर्बिटल में है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो होता है बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल, तो एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के केस में H2O में जो जहाँ पर जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उन दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल है वो होता है 104.5 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल भी केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट। जितना ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेंथ कम होता है उतना ही मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अगला आता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड ऑफ इट्स टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन के गैसियस एटम मिलेंगे, गैसियस स्टेट में 2 एटम मिलेंगे, जो उसमें जो खर्चा होता है वो 435.8 किलो जूल का होता है। जैसे उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन हाइड्रोजन की हो जाती है 435.8 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन के जब आप बॉन्ड तोड़ते हैं और 2 आपको एटम मिलते हैं गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन एटम, तब जो एनर्जी आपको लगती है वो होती है 498 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन के जब आप एटम तोड़ते हैं, बिकॉज आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं, और नाइट्रोजन जो आपस में बॉन्डेड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो आप जब तोड़ेंगे तो बिकॉज नाइट्रोजन का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो होती है 946 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर जो डॉट देख रहे हैं बेसिकली स्टैंडर्ड को दिखाता है। स्टैंडर्ड मतलब 1 मोल सब्सटेंस के बॉन्ड तोड़े हैं आपने, एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर स्टेट को मान लिया, गैसियस स्टेट से आपने गैसियस स्टेट में लिया है, और जो आपने शुरुआत की थी वो प्रेशर वगैरह वहाँ पर सब कांस्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। दैट्स व्हाई दिस सिंबल आप बुक में देखेंगे, ये जो सिंबल है सर्कल के अंदर माइनस, दिस रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये तो हुआ एटम्स मॉलिक्यूल की बात, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करें। लेकिन दूसरे जैसे कंपाउंड के केस में बात करें तो पानी में की बात करें तो पानी के केस में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो आप वहाँ आपको 2 OH बॉन्ड मिलेंगे, एक OH बॉन्ड ये और दूसरा OH बॉन्ड ये। तो पहला जो बॉन्ड आपने तोड़ा तो पहली जो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है OH बॉन्ड की, वो है आपकी 502 किलो जूल पर मोल। लेकिन दूसरा OH बॉन्ड तोड़ा तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम लगी, वहाँ पे है 427 किलो जूल पर मोल। तो दोनों बार आपने OH बॉन्ड तोड़े, लेकिन दोनों बार आपको एनर्जी की वैल्यू अलग अलग मिली। क्यों? क्योंकि पहले जो ऑक्सीजन जब दोनों हाइड्रोजन से सराउंडेड थे तब उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग था, लेकिन जब एक हाइड्रोजन वहाँ से हट गया तब उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अलग हो गया। तब वो आसानी से उसने एक हाइड्रोजन दे दिया, मतलब लोअर एनर्जी पे दे दिया। पहले वही हाइड्रोजन के लिए आपको 502 किलो जूल एनर्जी खर्च करना पड़ती थी। तो ऐसे केस में जब आपको 2 डिफरेंट टाइप के वो मिले बॉन्ड मिल, तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 सिमिलर टाइप के बॉन्ड मिले, तब आप उनको स्टेप बाय स्टेप जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तब कैसे डिसाइड किया जाए कि OH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कौन सी है, या क्या मानी जाए, ये 502 मानी जाए या 427 माना जाए। इसीलिए हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को वहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, नई टाइप की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो होती है आपकी मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब दोनों तरह के बॉन्ड का आपने सम कर लिया। अगर यहाँ पर ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल NH3 के केस में अमोनिया में 3 NH बॉन्ड है, तो वहाँ पर पहले बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
दूसरे बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तीसरे बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हम निकालेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे। तीनों की एनर्जी डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर 2 बॉन्ड थे तो दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी कॉल्ड एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगली टर्म आती है, वो आती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली सिंपली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे पानी के केस में पानी का तो नहीं, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जैसे ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है, हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है, नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। अच्छा, ये बात याद रखें यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड होता है, डबल से स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग होने का कारण है कि ओवरलैप का जो एरिया है वो ज़्यादा लार्जर होता जाता है। जैसे कोई एटम है जिसमें ओवरलैप, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ इतने ही ओवरलैप कर रहे हैं, वो थोड़ा वीकर होगा। कोई एटम जिसमें इतने कर रहे हैं वो और स्ट्रॉन्गर होगा, और कोई जिसमें इतने कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। कोई मान लो सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर उसमें ओवरलैप ऐसा हो रहा है तो वो थोड़ा वीक होगा। उसके बाद अगर उसके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और उसमें अगर 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो वो और भी स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरीके से जितने ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल और जितने ज़्यादा एक्सटेंट तक ओवरलैप करेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ये जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम, मतलब मॉलिक्यूल जो एटम रहते हैं मॉलिक्यूल में उतने ही पास आते हैं, बिकॉज बॉन्ड उनको खींच के रखता है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम और उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। जैसे अपन ने देखा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत लगती है। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, वहाँ पर उससे थोड़ी कम लगती है। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पर और भी कम लगती है। तो जितना ज़्यादा, मतलब याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम, और बॉन्ड ऑर्डर भी उतना ही कम। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर से, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड एनर्जी, या जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही बॉन्ड और ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कल से हम आगे हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझेंगे। थैंक यू।